अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे। लेकिन उस पे बात करने से पहले हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इंसान का थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियरिंग पैटर्न को काफ़ी तबाह कर देता है। यानी वो अफराद जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ़ियर जैसी सिचुएशन को फेस करते हैं जो नेगेटिविटी होती है वो उनकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी अफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी टाइप्स पे अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स में आ जाती हैं। इसकी टाइप्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। तो क्लस्टर ए में आ जाती हैं 3 टाइप्स, क्लस्टर बी में आ जाती हैं 4 टाइप्स और क्लस्टर सी में आ जाती हैं 3 टाइप्स। तो क्लस्टर ए में आती हैं पैरानॉइड, शिज़ोइड एंड शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। देन नेक्स्ट क्लस्टर में आ जाती हैं एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रॉनिक, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। और जो लास्ट है उसमें आ जाती है अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब बारी आती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। वो अफराद जो इस डिसऑर्डर को सफ़र कर रहे होते हैं उनमें सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने की जो सलाहियत होती है वो ख़राब हो जाती है। यानी इन यानी इन पेशेंट में जो सही और गलत के दरमियान जो फ़र्क करने की सलाहियत होती है वो ख़राब हो जाती है। यानी उनको इस बात का पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है। यानी सोसाइटी के लिए क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है। उन्हें इस चीज़ की जो समझ बूझ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन पेशेंट्स का जो रवैया होता है दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा सख्त होता है। यानी इन लोगों के अंदर दूसरे अफराद से रिलेटेड एहसास नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो हर वक्त डांट डपट और लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं और इन लोगों के अंदर किसी भी किस्म का कोई गिल्ट या रिमोर्स की जो फीलिंग होती है वो बाकी नहीं रहती। इन अफराद को अपने रवैये पर किसी भी किस्म का कोई पछतावा महसूस नहीं होता और इसी वजह से जो इनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो दूसरे लोगों के साथ ख़राब हो जाते हैं। यानी ये लोग जो होते हैं ये अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते और ना इनके रिलेशनशिप स्टेबल रहते हैं। इन अफराद में ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की जो काबिलियत भी नहीं रहती, चाहे वो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या वोकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, किसी भी किस्म की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ये लोग पूरी नहीं कर पाते। इसके बाद आ जाती है कॉजेज़ की बारी। तो कॉजेज़ से मुराद ये है कि ऐसी वजूहात जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की वजह बनती हैं। तो ऐसी कौन सी वजूहात है? अगर इन वजूहात में जो सबसे पहली वजह आती है वो फैमिली हिस्ट्री आती है। यानी अगर किसी फैमिली में किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो तो आगे आने वाली जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा होने के। इसके बाद जो सेकंड कॉज़ आ जाती है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बचपन में ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, यानी चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या वालिदैन की तरफ से निगलेक्ट बिहेवियर, तो चांसेस होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा होने के। उसके बाद जो थर्ड रिस्क फैक्टर्स आ जाता है वो ये आ जाता है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन बहुत ज़्यादा डांट डपट करने वाले या बात बात पर रोकने टोकने वाले जो होते हैं तो उनके बच्चों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा होने के चांसेस होते हैं। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बिल्कुल तो नहीं एकदम से ठीक हो जाती, लेकिन हाँ थेरेपीज़ और मेडिकेशन दे के इनके सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसकी जो मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ और टेक्निक से इसको ट्रीट किया जाता है और इसकी थेरेपीज़ में आ जाती है सीबीटी और एमबीटी यानी मेंटलाइज्ड बेस्ड थेरेपी। ये दोनों टॉकिंग थेरेपी है जिसमें थेरेपिस्ट का मकसद ये होता है कि पेशेंट्स का जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना। यानी ये बताना कि उनकी सोच कैसे उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। इसके बाद जो सेकंड थेरेपी आती है वो है
डेमोक्रेटिक थेराप्यूटिक थेरेपी ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, यानी ये प्रिजनर और स्टाफ के जो डिसीजंस वगैरह होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। और ये एजुकेशनल और वोकेशनल दोनों अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और इस ट्रीटमेंट का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 18 मंथ है, यानी किसी फ़र्द का थिंकिंग पैटर्न चेंज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी वक्त चाहिए होता है किसी फ़र्द का थिंकिंग पैटर्न चेंज करने के लिए। उसके बाद इस थेरेपी का जो अहम फैक्टर है वो ये है सेल्फ मोटिवेटेड, यानी अपनी ज़ात को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करना जो अपनी पर्सनैलिटी और सोसाइटी दोनों के लिए यूज़फुल हो। और ऐसे पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ मेडिकेशंस वगैरह भी दी जाती हैं जिनमें एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह दी जाती हैं ताकि उनके सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सके और इम्प्रूव करने के लिए दी जाती हैं।